गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इस कंसिक्वेंस में हम लोगों ने दो क्लासेज ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिनमें कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है वो एक बार देख लेते हैं। फिर आगे आज जो ये क्लास है ये इसकी लास्ट क्लास है, लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में CO2 का फिक्सेशन मेनली फोकस करेंगे डार्क रिएक्शन में, और कंपेयर करेंगे किस तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं जो CO2 फिक्सेशन में आपस में वेरी करते हैं, ये उनकी एनाटॉमी में क्या वेरिएशन होती है। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी फोटोसिंथेसिस में? बहुत से अर्ली एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। उसके अलावा फिर क्या पढ़े हैं कि अर्ली एक्सपेरिमेंट के साथ साथ जो होता है कि लाइट रिएक्शन क्या होते हैं, क्या होता है फोटो सिस्टम, क्या होते हैं पिगमेंट्स, क्या होते हैं, कैसे सेपरेशन करते हैं, एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ चुके हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत ही जो वीडियो सेकेंड वाला था, जिसमें हम लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो पी मिचेल द्वारा दी गई थी, जिसमें ATP सिंथेसिस प्रोटॉन ग्रेडियंट के बेस पे होता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे जो होता है ग्रेडियंट, प्रोटॉन का ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल होता है ATP जनरेशन के लिए, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि जो लाइट एनर्जी है वही डिरेविन करता है एनर्जी को जनरेट करने में, अल्टीमेटली प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट करता है, वो अल्टीमेटली ATP सिंथेसिस करती है। अब हम लोग यहाँ आज जो शुरू कर रहे हैं वो हम लोग कल थोड़ा थोड़ा पढ़े थे कि कैल्विन जो थे, मेल्विन, कैल्विन, बासम, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो लेवल्ड वर्ल्ड वार 2 के बाद जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे उनका इस्तेमाल किया। जैसे कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव बना के उन्होंने इस्तेमाल किया और इस तरह से देखा, बायोकेमिकल पाथवे को इलुसिडेट किया। तो बहुत कन्फ्यूजन थी उसमें। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, 3 कार्बन का है कि 4 कार्बन का है कि क्या एक ही कार्बन का है। बहुत लोगों ने कहा कि 6 कार्बन का है, क्योंकि CO2 फिक्स होगा तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ने कहा कि नहीं नहीं, ये बहुत छोटे छोटे स्टेप से होके जाता है, इसलिए 3 कार्बन 6 कार्बन डायरेक्टली नहीं बन जाता, वो छोटे छोटे स्टेप से बनता है। फिर जब अगर ये डिटर्मिनेशन होने लगा है कि कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, तो उससे पहले वाला तो ये भी होगा कि सबस्ट्रेट कितने कार्बन का होगा, इस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। फाइनली ये डिसाइड हुआ, कई सालों तक ऐसे चलता गया। तो ऐसा डिसाइड हुआ कि कुछ ऐसे पौधे, मेजर टाइप के जो पौधे होते हैं, उनमें जो होता है कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है, जिसको PGA कहते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड। कुछ ऐसे, और जिस ये पाथवे जिस पौधे में पाया जाता है उसको कहते हैं C3 पाथवे, और जिस पौधे में पाई जाती है इस पाथवे को C3 पाथवे कहते हैं, जिस पौधे में पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, C3 प्लांट। और कुछ ऐसा स्पेसिफिक और थोड़ा अलग टाइप का मैकेनिज्म मिला जो CO2 फिक्सेशन का, उसका जो एक्सेप्टर था CO2 का वो भी चेंज हो गया। और दूसरा क्या चेंज हुआ, CO2 एक्सेप्टर के साथ जो प्रोडक्ट था फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो भी चेंज हो गया। तो 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट पहले उसमें बनता था, अब यहाँ पे क्या था, CO2 एक्सेप्टर चेंज हो गया, प्रोडक्ट जो था 4 कार्बन का बना। तो ऐसे साइकिल, ऐसे पाथवे जिनमें 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम क्या करते हैं, C4 पाथवे। और जिस प्लांट में ये पाया जाता था उसको क्या कहते थे, C3 प्लांट, सॉरी C4 प्लांट्स। तो C3 प्लांट, C4 प्लांट क्या होते हैं, तो ये कहोगे कि C3 प्लांट मेजर डोमिनेंट प्लांट है, वो सब में होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि C4 प्लांट कुछ स्पेसिफिक प्लांट हैं जिनमें एक होता है, उसमें एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म हो गया जिसको कहते हैं कि CO2 को 2 बार फिक्सेशन करते हैं, वो हम लोग आगे अभी डिटेल पढ़ लेंगे। ये तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये जान गए कि 2 तरह के पाथवे होते हैं, एक C3 पाथवे, एक होता है C4 पाथवे। C3 वाला जो पाथवे है, जो C3 पाथवे है, उसमें क्या हम लोगों ने देखा कि जो कार्बन का जो प्रोडक्ट बनता है वो कितने का, PGA बनता है, और ये क्या है, 3 कार्बन का है। इसका पूरा नाम था फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक या ग्लिसरिक एसिड, या इसको ग्लिसरेट भी कह सकते हैं। और C4 पाथवे जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता था, उसको हम क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो OAA, मतलब ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, और इसका पूरा नाम था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो स्टेट। तो ये 2 तरह के पाथवे हम लोग ने मिल गया मुझे, C3। और ये जो पाथवे अगर जिस पौधे में होंगे उस पौधे को कहेंगे C3 प्लांट्स, और ये पाथवे जिस पौधे में होगी इसको कहेंगे C4 प्लांट्स। तो C3 पाथवे, C4 पाथवे, और C3 प्लांट्स और C4 प्लांट, ये सब समझ में आ गया। अब बात आती है कि अगर इधर थोड़ा सा हम लोग देखें कि
कार्बन तो एक ही कार्बन को CO2 फिक्स करेगा, और फिर क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ये बन रहा है 3 कार्बन का। तो यहाँ कितने कार्बन का होगा जो प्रोडक्ट होगा, ये सबस्ट्रेट होगा, जो सबस्ट्रेट होगा वो कितने कार्बन का होगा जो CO2 को ले। तो यहाँ हुआ कि जनरली लोग बता दिए कि 2 कार्बन का हो तभी तो 3 कार्बन हो, बाद में ये यही चलता रहा 2 कार्बन। फिर फाइनली ये हुआ कि नहीं नहीं, रेडियो लेबल्ड जो कार्बन 14 का रेडियो एक्टिविटी किया गया, उससे ये पता चला कि जो जो कार्बन 14 का जब इस्तेमाल किया तो हमको ये पता कि ये एक्चुअल 5 कार्बन का होता है, प्रोडक्ट तो 3 कार्बन का। ये बात सही है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन का बनता था, वो क्या था, PGA। वो क्या था, PGA ही बनता है। और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनने के बाद जो है ये जो होता है तो कहें कि यहाँ तो 5 to 6 कार्बन हो जाएगा, तो ये कहा कि इसको जस्टिफाई करने के लिए 2 ग्रेड 3 कार्बन कर दो, मतलब ऐसा कुछ होता है जहाँ पे 2 PGA बना दीजिए, दो और क्या, तीन कार्बन का PGA है, 2 ठो बना दीजिए। तो इस तरह से ये जस्टिफाई हो गया। तो ये किसकी बात थी, C3 की। तो अगर पूछा जाए C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का क्या है, PGA। दूसरा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, कितने कार्बन का कंपाउंड होता है जो CO2 को एक्सेप्ट करता है, तो कहोगे प्राइमरी CO2 को एक्सेप्ट करने वाला 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसका नाम है RUBP। ठीक है। इसके बाद अब ये तो बात हो गई C3 की बात। अब बात आती है किसकी, C4 की बात। C4 प्लांट में भी सिमिलर ऐसे ही था, तो लोगों ने इसी की तरह सोचा कि कुछ इसमें भी होगा। एक CO2 आ रहा है, अब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये हमको पता है कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, वो क्या था, OAA, आर्गेलोस्टिक एसिड। अब यहाँ पे पूछा कि यहाँ सबस्ट्रेट क्या होगा, X क्या होगा। तो लोगों ने बताया कि चलो ऐसा हो सकता है कि यहाँ जैसे उसमें दो मालिक्यूल बन रहे थे PGA के बच्चों, तो इस तरह से इसमें हम भी बता सकते हैं कि चलो इसमें तो 7 कार्बन का होगा तभी दो मालिक्यूल बन जाएगा OAA का। लेकिन ऐसा नहीं था, जब कार्बन रेडियो लेबल्ड करके देखा गया तो यहाँ ये देखा गया कि ये एक्चुअल जो था, जो ये वाला था, ये 3 ही कार्बन वाला था। ये क्या था, 3 कार्बन का ही था। तो यहाँ पे अब आराम से यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, लिख देंगे 3 कार्बन का, 3 कार्बन का कंपाउंड। तो ये बन गया 4 कार्बन कंपाउंड। दोनों में अंतर क्या हुआ, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज 5 कार्बन, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज 3 कार्बन। तो इसका क्या नाम है, PEP, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। तो ये होता है। और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट OA 4 कार्बन का है, वो जो होता है फिर क्या होता है कि जाता है किसी पाथवे में, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं। तो C4 प्लांट हो गया, 4 कार्बन का ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। C3 में कोई दूसरा होगा, C4 में कोई दूसरा होगा। तो ये यही बात है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो ये कह रहा है कि PGA बनता था, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर कंक्लूजन ये आया, दे आल्सो बिलीव द फर्स्ट कार्बन C3 एसिड द प्राइमरी CO2 एक्सेप्ट 2 कार्बन। वही वाली बात है, पहले 2 कार्बन सोचते थे लोग, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं नहीं ये 5 कार्बन का है, और जबकि इस वाले में पता चला कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, C4 के लिए। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फॉर C3 C4 क्या हो जाएगा, तो बताओगे C3 के लिए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर हो जाएगा 5 कार्बन का, और C4 के लिए हो जाएगा 3 कार्बन का प्रोडक्ट होगा, वो सबस्ट्रेट होगा। वो सबस्ट्रेट का क्या नाम होगा, PEP, C4 वाले के। अब आ जाते हैं जो केल्विन की साइकिल जो उन्होंने दी थी, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, केल्विन साइकिल क्या होती है। देखो, तो जब भी केल्विन की साइकिल की बात आए तो आप जब तक 3 स्टेप्स को नहीं बताएंगे तब तक केल्विन साइकिल पूरी नहीं होती। तो केल्विन साइकिल को अगर समझना हो तो हमको ये समझना होगा कि कितने स्टेप्स जो हैं केल्विन साइकिल में होते हैं। तो केल्विन साइकिल जो कंप्लीट होती है वो 3 स्टेप में पूरा होती है। वो है कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा क्या है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अगर ये 3 पूछा है केल्विन साइकिल क्या होती है, तो बताओगे कि जो केल्विन साइकिल होती है वो जो होती है उसमें ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अभी तक हम लोग बच्चों ये समझ रहे थे कि CO2 का रिडक्शन होता है C6H12O6 में, इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इस रिडक्शन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, और वो रिड्यूसिंग पावर क्या था, तो ये रिड्यूसिंग पावर था NADPH2, ये चाहिए थी। तो हम लोग तो इतना सिंपली पढ़ लिए थे, लेकिन जब इसको एलेबोरेट करके केल्विन साइकिल पढ़ रहे हैं तो इसमें ये देख रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन, मतलब इस साइकिल को मेंटेन करने के लिए ये 2 स्टेप जरूरी है। और मेन तो यही है, कौन, रिडक्शन, रिड्यूस करना है। तो रिडक्शन वाला स्टेप जो होता है मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, जो सॉरी क्रूशियल कर रहे हैं, ये जो होगा यहीं से क्या होगा, CO2 का जो होगा C6H12 का जो होगा बनने की प्रोसेस शुरू होगी। कहाँ पे, रिडक्शन वाले से। हम देख लेते हैं कैसे होता है। अब देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि केल्विन साइकिल, जो केल्विन था, जो केल्विन थे उन्होंने
उन्होंने क्या किया, केल्विन साइकिल इज को वर्क दे वर्क होल द पाथवे सो दैट द पाथवे ऑपरेट इन साइक्लिक मैनर। ये इन्होंने कहा कि ये जो पाथवे चलती है साइक्लिक मैनर में चलता है, तो एक जगह क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, एक जगह क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, एक जगह क्या हो जाएगा, रीजनरेशन। यह रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रीजनरेशन। 1 2 3 स्टेप, ये है केल्विन साइकिल या जिसको C3 साइकिल कहते हैं। Kelvin pathway let's see how Kelvin pathway operate। There sugar is synthesized, इसी से शुगर सिंथेसाइज करता है, और किस वाले स्टेप के बाद होता है, रिडक्शन के बाद, यहीं पे शुगर बनेगा। तो ये लेट अस आउटसेट अंडरस्टैंड द वेरी क्लियरली दैट Kelvin pathway occur in all photosynthetic plant। वेरी इंपॉर्टेंट, केल्विन साइकिल जो होता है सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है। तो हम अभी कहें कि C4 प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, बोलोगे यस फोटोसिंथेटिक है। इसका ये मतलब हुआ कि चाहे C4 पौधा हो, चाहे CM प्लांट हो, चाहे कोई भी तरह का पौधा हो, चाहे C3 प्लांट हो, उसमें हर पौधे में केल्विन साइकिल मस्ट है चलना। इसका ये मतलब हुआ C4 प्लांट में जो मेन CO2 को फिक्सेशन करेगा वो करता है कौन, तुम्हारा C3 पाथवे ही करता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर पूछा जाए C3 C4 प्लांट में अंतर क्या, कहोगे C3 प्लांट जो होता है केवल उसमें C3 जो साइकिल केल्विन साइकिल पाई जाती है, इस वाले में केल्विन साइकिल तो पाई ही जाती है, साथ में कुछ एडिशनल रिएक्शंस भी पाए जाते हैं, बस इतना ही अंतर है। C3 हो चाहे C4 हो चाहे CM, सब में जो होगा तुम्हारा C3 साइकिल चलनी ही है, चलनी मतलब ये कॉमन फॉर ऑल है, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो सब में C3 पाथवे चलेगी। तो अब देखते हैं कैसे ये कह रहे हैं, इट डज नॉट वेदर द C3 हो चाहे C4 हो या एनी अदर, का मतलब हो गया CM क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाला पाथवे। तो चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 हो चाहे CM हो पाथवे, कोई भी हो, उसमें क्या होगा, केल्विन साइकिल मस्ट है। ये अभी इतनी लाइन जानो, आगे हम इसको अच्छे से और समझते हैं। ये 3 स्टेप में पढ़ते हैं हम लोग क्या, तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो 3 स्टेप करते हैं इसको देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप है तीनों। तो तीनों में इन्होंने बता दिया कि कार्बोक्सिलेशन पहला जो बताया इन्होंने बताया कि 3 स्टेप है, पहला है कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा है आपका, और दूसरा है क्या है, रिडक्शन, और तीसरा है रीजनरेशन। ठीक है, तो अब ये पूछा जाए कार्बोक्सिलेशन किसका करेंगे, दूसरा पूछा जाए कि ये बताइए कि रिडक्शन किसका करेंगे, और तीसरा है रीजनरेशन किसका करेंगे। तो कार्बोक्सिलेशन किसका करेंगे, मान लो जैसे यहाँ कोई X कंपाउंड था, सबस्ट्रेट था, उससे CO2 जोड़ देंगे, तो कार्बोक्सिलेशन किसका कर रहे हैं, X का कर रहे हैं। तो X सबस्ट्रेट C3 पाथवे पे क्या था, 5 कार्बन का था, 5 कार्बन का क्या था, RUBP। तो RUBP में CO2 जोड़ रहे हैं, तो RUBP का कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ लिखोगे कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, 5 कार्बन का कंपाउंड, एक हो गया। दूसरा रिडक्शन, इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन का बनता है PGA, इसको रिड्यूस करेगा PGAL में, इसी को कहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ, PGA का हुआ, फास्फोग्लिसिक एसिड, रिडक्शन ऑफ PGA फास्फोग्लिसिक एसिड। अब आती है रीजनरेशन, तो रीजनरेशन किसका करेगा, फिर से RUBP बनाना है, तो रीजनरेशन ऑफ RUBP। क्या क्या हम लोगों ने समझा इससे, हमने समझा कि 3 स्टेप होती है, पहला होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP 5 कार्बन का, रिडक्शन ऑफ PGA का रिडक्शन होता है किस में चेंज हो जाता है, PGAL, और ये जो होता है दोनों क्या 3 कार्बन के हैं। रीजनरेशन ऑफ RUBP, ये भी कितने का, 5 कार्बन का। अब ये जो होता है हमने पढ़ा था रिडक्शन में रिड्यूसिंग पावर लगता है, तो रिड्यूसिंग पावर कहाँ यूज होगा, कार्बोक्सिलेशन में नहीं, यहाँ नहीं, तो यहाँ भी यूज होगा। NADPH2 जो रिड्यूसिंग पावर है कहाँ यूज होगा, इस वाले पाथवे में होगा। NADPH2 जो होगा रिडक्शन वाले पाथवे में होगा। रीजनरेशन में भाई एनर्जी तो लगेगी, तो ATP यहाँ भी लगती है, रिडक्शन में भी एनर्जी कहीं ना कहीं यूज होती है, तो यहाँ पे ATP भी लगेगी। तो कुल देखा जाए तो कार्बोक्सिलेशन में केवल एनर्जी नहीं एक्सपेंडिचर हो रहा, बकिया सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या जो अभी बात पढ़े हम लोग कि वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो पहला हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन किसका करेंगे, RUBP का। तो पहले साइकिल देख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं हम लोग इसको कैसे है, तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी। ये है तुम्हारा देखो C3 पाथवे, जिसको क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। अब देखो यहाँ पे ये कितने कार्बन का था, 5 कार्बन कंपाउंड, और यही तुम्हारा क्या है, सबस्ट्रेट है। इसी में जब CO2 जोड़ दोगे इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। जब इसमें CO2 जोड़ दोगे तो इसका क्या हो जाएगा,
कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। जब CO2 इसमें जोड़ दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। जब कार्बोक्सिलेशन हो जाए तो क्या बनेगा, 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जिसको PGA कहेंगे। यही है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। और सबस्ट्रेट क्या है, ये है। तो पहला तो हो गया कार्बोक्सिलेशन, उससे PGA बन गया। अब उसी PGA का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। PGA का रिडक्शन हो जाएगा ट्रायोज फास्फेट, जिसको क्या कहते हैं, PGAL, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पे क्या, फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो या ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड एक तरह का ट्रायोज फास्फेट है। ग्लिसरल्डिहाइड एक तरह का क्या है, ट्रायोज फास्फेट है। तो हमने क्या देखा इसमें कि RUBP का क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन RUBP का हो रहा है। और जो का रिडक्शन हो रहा है किसका, 3PGA का, फास्फोग्लिसरिक एसिड का। और जो रीजनरेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, RUBP का। इस पूरे स्टेप में हमने ये देखा कि ये जो था, ये वाला, ये कितना कार्बन है, ये 5 कार्बन है। ये वाला जो है, ये RUBP कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। RUBP कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। अब यहाँ पे जो होगा CO2 आया तो कुल कितने कार्बन होगा, 6 कार्बन। यहाँ कितने मालिक्यूल बने, 2 मालिक्यूल बने, दो मालिक्यूल से 3 कार्बन, मतलब 3PGA, मतलब 3PGA के बाद 3 पे फास्फेट है। अब अगला जो स्टेप होगा, इसी में फास्फेट ग्रुप और ऐड हो जाएगा, ATP का इस्तेमाल होगा। तो फास्फेट, अब एक के लिए जो फास्फेट यूज होगा तो ये हो जाएगा 1,3,20 फास्फेट, फास्फोग्लिसरेट 1,3,20 फास्फेट। तो किसका, एक ATP लगेगा। लेकिन मालिक्यूल कितने हैं, 2। तो यहाँ कितने ATP लगेंगे, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये हुआ तो 3PGA तो बन गया, लेकिन कितना मालिक्यूल बन गया, 2 मालिक्यूल ना PGA का बनेगा। तो एक मालिक्यूल को फास्फोराइलेट करने के लिए 1 ATP, ऐसे 2 मालिक्यूल को फास्फोराइलेट करने के लिए कि 2 ATP होगा। तो 2 ATP यहाँ यूज हो गया। और जो रिड्यूस करने के लिए जो रिड्यूसिंग पावर यूज कर रहे थे PGA को, तो 2 मालिक्यूल हैं तो ये भी 2 ही लगेगा। समझे कि नहीं, 2 ATP लगेंगे किसके लिए, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड को, ग्लिसरेट को फास्फोराइलेट करने के लिए 2 मालिक्यूल, इसलिए 2 ATP लगेगा। अब इसी को रिड्यूस भी करना है PGAL में, इसको ट्राइस फास्फेट कहते हैं। तो उसको रिड्यूसिंग पावर भी 2 मालिक्यूल के लिए अलग अलग लगेगा, तो 2 NADPH2 लगेगा और दोनों का यूज हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। इसी को कहते हैं ट्रायोज फास्फेट। तो देखो बच्चों, अगर ये केल्विन साइकिल में अगर ये पूछे ट्रायोज फास्फेट क्या होता है, तो बताओगे फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ही को हम क्या कहते हैं, ट्रायोज फास्फेट। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन का कोई कंपाउंड है जिसमें फास्फेट ग्रुप जुड़ा है, उसी को हम ट्रायोज फास्फेट कहते हैं। उसी से बनता है क्या है, स्टार्च एंड सुक्रोज। ये याद रखना, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं लिखा गया है क्योंकि वो ग्लूकोज बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च या शुगर में, इसलिए यहाँ कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि बताओ स्टार्च शुगर का जो प्रिकर्सर है, शुरुआत कहाँ से होती है, तो कहोगे ट्रायोज फास्फेट से बनता है। ये सब नहीं बताओ, कहोगे केवल ट्रायोज फास्फेट से स्टार्च शुगर बनेंगे। अब जैसे ही ट्रायोज फास्फेट बन गया तो ये यहाँ कितने मालिक्यूल है PGAL के, 2 मालिक्यूल, 2 तो चल ही रहा है ना, यहाँ एक ही चला और जबकि यहाँ 2 मालिक्यूल। तो ट्रायोज फास्फेट ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। कुल कितने कार्बन हुआ है यहाँ पे, 6 कार्बन। 6 कार्बन में 5 कार्बन चला जाएगा यहाँ रीजनरेट के लिए 1 ATP के इस्तेमाल करके। अब यहाँ देखो 2 ATP नहीं लगा क्योंकि टोटल तो 6 कार्बन है, केवल एक ही 5 कार्बन इधर चला जाएगा। 5 कार्बन यहाँ था, 5 कार्बन चला जाए तो 2 मालिक्यूल थोड़ी, एक ही ATP लगेगा, नहीं तो अब तक 2 यहाँ भी लगता है और 1 कार्बन इधर रिलीज कर देगा। तो एक बार जब एक CO2 यहाँ, एक CO2 इधर आ रहा है तो एक कार्बन इधर रिलीज हो रहा है, दूसरा CO2 आएगा तो 2 कार्बन यहाँ रिलीज होगा, तीसरा आएगा तो तीसरा कार्बन यहाँ रिलीज होगा। ऐसे ऐसे करते करते कुल कितने कार्बन यहाँ रिलीज हो गए, 6 कार्बन रिलीज हो गए और यहाँ कितना फिक्स होगा, 6 CO2 फिक्स होगा। अब देखो एक बार में चला है तो एक बार एक CO2 फिक्स हुआ तो 1 कार्बोक्सिलेशन हुआ, 1 रिडक्शन हुआ, 1 रीजनरेशन हुआ। 2 चलेगा तो कितना, 2 होगा। ऐसे कितना CO2 यहाँ एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना कार्बन चाहिए, 6। तो 6 बार इसको आना होगा, इस साइकिल को चलना होगा। तो पूछा जाए कि केल्विन साइकिल कितने टर्न एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए चलता है, तो 6 टर्न। कितने टर्न, 6 टर्न, एक ऐसे ऐसे जाता है। दूसरी ये बात है कि अगर पूरी प्रोसेस को देखो हम लोग तो कुल कितने मॉलिक्यूल्स आए हैं यहाँ पे। तो शुरू में देखो यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो 5 कार्बन इसका था, इसका 5 कार्बन था, 1 कार्बन इसका, मतलब 6 कार्बन यहाँ आया, एक CO2 पे 6 कार्बन आ रहा है तो 6 CO2 पे कितना आएगा, 36 कार्बन। अब 36 कार्बन में से 6 कार्बन इधर दे दिया ग्लूकोज बनाने के लिए और 30 कार्बन दे दिया, 30 कार्बन दे दिया इसको रीजनरेशन में। 30 कार्बन में कितना बार रीजनरेट होगा, 6 बार, 6 टाइम ये रीजनरेट हो गया। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।
अब हम इसमें अगर देखें कि कितना जो है इसमें अगर हम ध्यान से देखें कि कितना जो है, कितना परसेंट जो है इसमें ये वो क्या कहते हैं कितना एटीपी और कितना NADPH2 यूज हुआ है इस साइकिल में। तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी, तो यहाँ देखो यहाँ तो हम समझ रहे थे कि वैसे ही हो रहा है, यहाँ भी देखो क्या हो रहा था कि 2 मालिक्यूल बन जा रहा था तो 2 एटीपी या 2 NADPH2 लगता था, यहाँ तो एक ही लगेगा। एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 ATP प्लस 1 ATP यहाँ रिजनरेशन वाला, तो टोटल कितना ATP 3 ATP और प्लस 2 NADPH2 कुल कितना हो गया। तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2। अब ये बताओ कि सेल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ रही है, ATP की। ATP के कंपेयर में NADPH2 की ज़रूरत कम पड़ रही है। अब इसको 6 का CO2 कर दो, इसमें कितना ATP चाहिए 18 ATP और कितना 12 NADPH2। अब देखो एक ग्लूकोज मालिक्यूल को फिक्स करने के लिए 18 ATP चाहिए, 12 NADPH2 चाहिए। ये है रिएक्शन पूरा इसका। अब ध्यान दो यहाँ कितना 6 ATP इसके कंपेयर में ज़्यादा चाहिए, 6 मालिक्यूल। तो अब तुम्हें थोड़ा सा अगर याद होगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर तुम्हें याद होगा साइक्लिक वाले में केवल क्या बनता था ATP और नॉन साइक्लिक में क्या बनता था ATP NADPH2। अब बताओ अगर जब इसकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है तो साइक्लिक वाला वहाँ फ़ायदा करेगा कि नहीं, यूज़फुल होगा कि नहीं। जैसे ये मान लो ATP NADPH2 बना रहा है लेकिन ATP की डिमांड देखो ज़्यादा हो रही है, तो साइक्लिक वाला भी जैसे स्ट्रोमा लैमिली में था ये, तो यहाँ पे भी ये भी क्या करेगा, इसमें मदद करेगा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, समझ गया। इसलिए हाई डिमांड होती है ATP की, इसलिए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है वर्क करने को इसके साथ, किसके साथ, नॉन साइक्लिक के साथ। दूसरा देखो रीजनरेशन है, तो रिडक्शन है, तो रिडक्शन इज द, अच्छा इसमें एक लाइन पढ़नी थी यहाँ पे जो छूट गया, कार्बोक्सिलेशन इन स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ये लाइन याद रखनी है। कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल इवेंट, इसके लिए जो एंजाइम होता है वो कौन था, रूबिस्को होता है। रूबिस्को की खास बात ये होती है जो एंजाइम है इसमें 2 तरह की एंजाइम एक्टिविटी होती है, एक जो एक्टिविटी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होता है और जो दूसरा जो होता है कार्बोक्सिलेज। कौन सी एक्टिविटी है, ऑक्सीजनेट एक्टिविटी, या दूसरा क्या होता है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम है, ये किसी का नहीं होता, ये CO2 के साथ भी चला जाता है और ये O2 के साथ भी O2 को फिक्स कर देता है, कभी कभी CO2 को फिक्स करता है। अब देखेंगे कैसे ये करता है। अब यहाँ मान लो CO2 भी है, यहाँ O2 भी है, तो ये क्या करेगा, जब CO2 का जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा तो CO2 को फिक्स करेगा, अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा तो किसको फिक्स करेगा, ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। तो एक ही एंजाइम, एक ही कैटालिटिक सेंटर जिसमें दोनों फिक्स कर सकता है, तो ये पूछा गया कि तब तो ये तो बड़ा गड़बड़ एंजाइम है भाई। अगर CO2 फिक्स करेगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फोटोसिंथेसिस में क्या कर इन्हांस कर रहा है, लेकिन O2 को अगर फिक्स करने लगे तब तो ये तो फिर गड़बड़ होगा। कार्बन का इन्हांस कर रहा था, अल्टीमेटली हमको कार्बन के स्केलेटन को बढ़ाने थे, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कार्बन के स्केलेटन के बढ़ाने की जगह पे क्या हो रहा है, कार्बन के स्केलेटन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो वहाँ कार्बन तो है ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जोगा ड्रा है, इसका ड्रॉबैक है, कह सकते हो कि क्या इससे प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं घटेगी, क्योंकि CO2 जब फिक्स नहीं होगा कार्बन इंक्रीज ही नहीं करेगा। तो इसलिए जब इस एंजाइम का पूरा नाम लिखते हैं तो RUBP कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज लिखते हैं। तो ये पूछा जाए रूबिस्को जो होता है किसको फिक्स करता है, कार्बन को कि ऑक्सीजन को, कहोगे दोनों करता है। ये कैसे डिटरमाइन करेगा कि CO2 होगा कि ये, तो कहोगे कि रिलेटिव कंसेंट, ये दोनों आपस में कंपीट करते हैं, एक टाइम में एक ही को करेगा फिक्स, क्योंकि एक ही कैटालिटिक सेंटर है। तो ये अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया किसका, CO2 का, तो ये कहेगा कार्बोक्सिलेज करेंगे, तुमको नहीं हम फिक्स कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, CO2 को कंसंट्रेशन को हमेशा इन्हांस करके रखना है, तभी जाके ये क्या करेगा, होगा। जिस पौधे में CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, CO2 की कोई कमी महसूस नहीं होती, उसमें ये ऑक्सीजनेज वाला एक्टिविटी वर्क नहीं करती है। क्लियर है। तो मोस्ट क्रूशियल इफेक्ट, और ये एंजाइम जो होता है संसार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा, रूबिस्को जो होता है मोस्ट एबंडेंट एंजाइम पाया जाता है किसमें, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाने वाला कौन है तुम्हारा, रूबिस्को। इसका ये मतलब कहने का ये है
कि रुबिस्को सबसे ज़्यादा पाए जाने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा होता है। जैसे अभी आगे क्वेश्चंस एक मिलेंगे कि रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट जो एंजाइम होता है वो रुबिस्को होता है, मतलब जो प्रोटीन होता है प्लांट में वो रुबिस्को होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं मोस्ट क्रूशियल मोस्ट अबंडेंट हो गया कैल्विन साइकिल CO2 यूटिलाइज द कार्बोक्सिलेज द रिएक्शन कैटलाइज बाय रुबिस्को, और सिंस ये रुबिस्को इसको कहते हैं, तो आप भी जब कभी रुबिस्को का नाम लेंगे तो कहेंगे कि कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों है। तो देखो यहाँ पे कौन सा एक्टिविटी वर्क किया होगा, CO2 का कंसंट्रेशन हाई था इसलिए इसने कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी वर्क किया, नहीं तो ये ऑक्सीजनेज करता तो फिर प्रॉब्लम होती। दूसरा है रिडक्शन, देयर आर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अभी बहुत से स्टेप्स होते हैं, द स्टेप्स इन्वॉल्विंग यूटिलाइजेशन और 2 मॉलिक्यूल्स ATP, जो यही कह रहे थे 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए फॉर फास्फोराइलेशन एंड 2 NADPH फॉर रिडक्शन ऑफ पर CO2। तो पर CO2 एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए कितना 2 मॉलिक्यूल चाहिए। फिक्सेशन है 6 मॉलिक्यूल 6 टन साइकिल, कितने टन चलेगा 1 2 3 4 5 6 टन साइकिल चलेगा। फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज पाथवे, ठीक है। रीजनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि RUBP नहीं रीजनरेट करेगा तो साइकिल मेंटेन नहीं करेगा, वहाँ पे एक ATP की जरूरत पड़ती है। तो ये था तुम्हारा क्या है केल्विन साइकिल का पूरा वो था जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ये था ना कि हेंस एवरी CO2, तो 6 CO2 1 ग्लूकोज 18 ATP यूज होगा, 12 NADPH2 यूज होगा, तब जाके ये क्या होगा, ये पूरा जो है इन हो गया और ये तुम्हारा क्या आउट हो गया। तो 6 CO2 जो हो गया 18 ATP होगा, 12 NADPH2 होगा, ये क्या होगा यूज होगा। तो ये यूज होगा तो क्या बनेगा, एक ग्लूकोज मालिक्यूल बनेगा, यही जो हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं। अब देखो आई हेंस CO2 मालिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 मालिक्यूल्स ऑफ ATP 2 N रिक्वायर्ड, इट इज प्रॉब्लम मीट दैट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ATP। देखो यहाँ क्या है ATP NADPH का क्या होता है, ये कह रहे डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 NADPH2 यूज है, यहाँ 18 ATP यूज रहा है। तो यूज इन डायरेक्ट रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, तो यही है यूज इन डायरेक्ट रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस, क्योंकि वो केवल ATP की जो बनाता है उस समय ये मदद करेगा इसको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ पे इन्होंने। टू मेक द 1 मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 टन साइकिल रिक्वायर्ड, यही कह रहे हैं 6 टन चलता है वही बार बार। वर्क आउट हाउ मेनी ATP मालिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये वही वाली बात है। अब आ जाते हैं C4 पाथवे। C4 साइकिल क्या होती है, अभी बच्चों हम लोग जो ये पढ़े थे कि जो कुछ भी हो कैल्विन C3 साइकिल जो होता है कैल्विन साइकिल सब में चलता है, चाहे किसी तरह का पाथवे हो। जैसे अभी यहाँ पे एक लाइन पढ़ा था हम लोगों ने, चाहे कोई भी तरह का वो हो प्लांट हो, एनी तरह का, देखो यहाँ लिखा ना कि ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, चाहे डज नॉट मैटर वेदर C3 हो चाहे C4 हो चाहे CAM हो, कुछ भी हो उसमें क्या होगा कैल्विन साइकिल चलेगी। तो उसका एक फिगर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये C3 प्लांट है, तो इसमें देखो कैल्विन साइकिल हो रही है। C4 प्लांट है, इसमें भी कैल्विन साइकिल हो रही है। CM है, इसमें भी कैल्विन साइकिल हो रही है। इसका मतलब है कि कैल्विन साइकिल कॉमन है ऑल टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, सब में ये कॉमन है। अंतर क्या है, तो अंतर देखो बस यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है मेजोफिल सेल्स, यहाँ पे लिखा गया क्या है मेजोफिल सेल्स। कैल्विन साइकिल कहाँ हो रही है मेजोफिल सेल्स में। यहाँ कहाँ कैल्विन साइकिल हो रही है बंडल ऑफ शीथ सेल में, यहाँ कैल्विन साइकिल कहाँ हो रही है मेसोफिल सेल्स में। तो यही लोकेशन केवल अंतर है, बकिया और जो है टाइम का अंतर है। जैसे यहाँ डे में हो रहा है, यहाँ नाइट में हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमेशा होता है, और यहाँ पे क्या होता है मेसोफिल सेल में नहीं हो रहा है, बंडल ऑफ शीथ में हो रहा है। सब में एक ही चीज़ बन रहा है, ग्लूकोज ही बन रहा है। और ये पौधे का नाम है C3 प्लांट, ये C4 है CM प्लांट। तो ये कॉमन है कि नहीं, कैल्विन साइकिल सब में कॉमन है। तो ये यहीं से समझना था हम लोग को। अब आ जाते हैं हम लोग C4 पाथवे क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, C4 पाथवे में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर 4 कार्बन का बनेगा CO2 फिक्स करने के बाद, और उसको क्या कहते हैं C4 पाथवे, और जिस पौधे में पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे C4 प्लांट। तो शुरू में जैसे इसकी खास बात होती है C4 पाथवे वाले की कि जो एडाप्टेड ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन को एडाप्ट किया होता है C4 पाथवे, जो मतलब हाई टेम्परेचर वाले रीजन में ये ज़्यादा सुटेबल अपने आप को फिट कर पाते हैं। दोज प्लांट हैव C4 ऑक्जेलोएस्टिक एसिड एज अ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट यूज C3 पाथवे कैल्विन साइकिल टू मेन फोटोसिंथेटिक पाथवे। देखो इसने फिर से वही बात की कि इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो CO2 फिक्सेशन होगा वो मेसोफिल सेल्स में C4 पाथवे है ना, C4 होगा वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट OA ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनेगा, लेकिन जो मेन
CO2 फिक्सेशन होगा वो केल्विन पाथवे से होगा, भले से वो बंडल ऑफ शीथ में हो। मतलब यहाँ पे देखो कुछ एनाटॉमी में डिफरेंस है कि मेसोफिल सेल्स और बंडल ऑफ शीथ दो में पाया जाता है, जबकि यहाँ पे केवल मेसोफिल सेल्स, यहाँ पे भी केवल मेसोफिल सेल्स है, यहाँ पे भी मेसोफिल सेल्स है। बस डिफ्रेंशिएट क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हो गया है कि मेसोफिल्स और बंडल ऑफ शीथ में। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या है इसका। तो देखो ये कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बने मेसोफिल सेल में, लेकिन अल्टीमेटली जो होगा केल्विन मेन बायोसिंथेटिक पाथवे हो जाएगा तो केल्विन साइकिल का। देन इन व्हाट वे डिफरेंट, तो फिर पूछ रहे क्यों, किस वे में तब ये डिफरेंस है, जब आपको केल्विन साइकिल ही चलानी है और तो क्यों आप C4 के लिए करेंगे। तो मेन जो डिफरेंस है इसमें एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है, उसके जो एनाटॉमी और C3 प्लांट के एनाटॉमी, इसके प्लांट के एनाटॉमी में बहुत अंतर होता है लीफ के एनाटॉमी में। उसमें क्या होता है कि जो C4 पाथवे होता है, जिस C4 प्लांट होता है उसके लीफ में, लीफ की एनाटॉमी में जो होता है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं क्रेंज, तो इसलिए इसका नाम ही पड़ जाता है क्रेंज एनाटॉमी। क्या होता है क्रेंज, क्रेंज मतलब जैसे माला देखे होते हो ना, ऐसे ऐसे माला होता है और यहाँ पे ये ऐसे लगा होता है, ये तो माले के गुच्छे की तरह होता है, इसलिए क्रेंज, क्रेंज मतलब रेद होता है, रेद मतलब क्या होता है माला होता है, तो ये क्रेंज एनाटॉमी है। तो क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है किसमें, C4 पाथवे में, C4 प्लांट के लीफ में। तो यही मेन डिफरेंसेस है। तो ये कह रहा है कि क्या डिफरेंस, C4 प्लांट आर स्पेशल, किस वे में है, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, उसके पास लीफ एनाटॉमी स्पेशल टाइप के होते हैं। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। दे शो ए, इसलिए किसमें होता है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में। दे शो ए रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। पहले तो क्या होगा कि हाई लाइट इंटेंसिटी को, जो होगा लाइट इंटेंसिटी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है। द लैग प्रोसेस कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फोटो रिस्पायरेशन, उसको आई हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। इसमें जो प्रोडक्टिविटी अगर पूछा जाए C3 C4 में किसकी प्रोडक्टिविटी अधिक होगी, क्योंकि C4 में बहुत ज़्यादा होगी। अब ये एक बात यहाँ कर दी फोटो रिस्पायरेशन, तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, जो अभी पढ़ रहे थे रुबिस्को, अगर ये CO2 को फिक्स करेगा तब तो चला गया C3 C4 में चला गया, अगर जो कि C3 से पाथवे केल्विन साइकिल में चला गया। अगर ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तब इसी को कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं, फोटो रिस्पायरेशन। तो जानते हो ये वेस्टफुल है कि कम कर दे रहा है कार्बन को, एक तो रिड्यूस करना चाहिए, ये तो रिड्यूस भी नहीं कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं डैमेज है, तो इसी को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। C4 प्लांट वाले में जो होता है इस तरह का मैकेनिज्म नहीं पाया जाता, फोटो रिस्पायरेशन नहीं पाया जाता है, या एकदम नेग्लेजिबल होता है, मतलब एस्टिमेट करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों, क्योंकि रुबिस्को जो होता है उसको चाहिए CO2, रुबिस्को को अगर CO2 ठीक ठाक से दे दिए तो रुबिस्को खुश हो जाएगा, कहेगा कि ठीक है हम अब कार्बोक्सिलेशन करेंगे। अगर CO2 नहीं दोगे उसको ऑक्सीजन, मतलब वो पौधे जिनमें CO2 का जो होता है कंसंट्रेशन अगर कम हो गया तब तो फिर क्या होगा कि फोटो रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी। लेकिन जिसमें नहीं होगा, इसका ये मतलब हुआ यहाँ कहीं ना कहीं कि जो इसके स्पेशल एनाटॉमी जो है, जैसे इन्होंने लिखा ना यहीं पे कहीं स्पेशल है, C4 प्लांट स्पेशल, इसका मतलब जो एनाटॉमी स्पेशल पाई जा रही है वो CO2 को कम नहीं होने देगी, CO2 को कंसंट्रेशन को कम नहीं होने देगी, वो CO2 को कंसंट्रेशन को हमेशा बनाए रहेगी, जिसकी वजह से रुबिस्को जो होगा किसको फिक्स करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी हमेशा करेगा। यही अंतर है C3 C4 में कि जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन, जैसे CO2 लिमिटिंग फैक्टर हुआ वहाँ फोटो रिस्पायरेशन होना शुरू हो गया, मतलब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो गया, शुरू हो गया। जिसमें कार्बन की कोई लिमिटेशन नहीं है तो वहाँ पे इस तरह का चीज़ें नहीं होंगी। तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, तो जब भाई O2 फोटो रिस्पायरेशन नहीं करेगा, कार्बन को ही फिक्स करेगा, तो प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो बायोमास भी बढ़ेगा। लेटर अंडर 1 by 1 एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ C3 C4 का कह रहा है कि सेक्शन काट के आप देखिए कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक देख लेते हैं डिफरेंसेस, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे, अभी यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा देख लो यहाँ पे क्या है। तो C3 और C4 का ये जो है एनाटॉमी है, लीफ की एनाटॉमी है, ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे तो देखो ये C3 बेचारा एकदम सिंपल सा है, इपीडर्मिस यहाँ पे है, इपीडर्मिस यह लोअर इपीडर्मिस हो गया, इपीडर्मिस, और यहाँ पे स्टोमेटा है, और यहाँ देखो ये है बंडल ऑफ शीथ, बेचारा चुपचाप यहीं पड़ा हुआ है, यहाँ जाइलम फ्लोएम है, तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम यहीं पे है, और ये बंडल ऑफ शीथ है, और पूरा जितना स्ट्रक्चर है ये सब क्या है तुम्हारा, मेसोफिल सेल्स, ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, मेसोफिल सेल्स। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है ये इसी मेसोफिल सेल्स में होती है। अब जो ये फोटोसिंथेसिस जितनी भी प्रोसेस होती है केल्विन साइकिल की, वो किस में होती है, मेसोफिल सेल्स में। यही देखो ये वाला है,
ये किसकी बात कर रहे हैं, C3 की। C3 प्लांट में सारी एक्टिविटी उसी मेसोफिल सेल्स में होती है। लेकिन यहाँ पे देखो बंडल ऑफ शीथ में कर रहा है कि मेसोफिल सेल्स और बंडल ऑफ शीथ दो अलग हो गए। तो केल्विन साइकिल यहाँ चलती है, केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में, जबकि यहाँ बंडल ऑफ शीथ में। अब देखो ध्यान से, C4 प्लांट में देखो ये माला दिख रहा है, ये इसको पहन लो, ऐसे करके पहन लो, है ना, यहाँ पे तुम्हारी गर्दन है, ये पहन लिए। अब देखो क्या होगा, ये माला पहन लिए, बहुत अच्छा लग रहा है माला। यहाँ के इस C3 के कंपेयर में C4 में देखो जो मेसोफिल सेल्स इन सब का, देखो मेसोफिल सेल ऐसे ऐसे ये खड़े थे, इस तरह के थे। यहाँ पे देखो क्या होगा, एक रिंग में अरेंज हो गए। और जो जाइलम फ्लोएम था, ये बीच में जाइलम फ्लोएम, उसके सराउंडिंग में जो बंडल शीथ करते हैं इसके सराउंडिंग में, वो जो है कम्पैक्टली एकदम अरेंज है, इस पर एकदम कम्पैक्टली अरेंज है। तो ये हो गया। इसमें देखो दो माला जो बन रहा है, ये माला जाइलम फ्लोएम हो गया, इसके ऊपर जो होगा उसमें बंडल ऑफ शीथ होगा, बंडल शीथ में जाइलम फ्लोएम को जो होगा, तो वाटर की सप्लाई किसको मिलेगी, सीधे बंडल ऑफ शीथ को मिलेगी। फिर उसके बाद किसको मिलेगी, मेसोफिल सेल्स। और इधर जो होगा तुम्हारा माला वाला जो होगा, ये मेसोफिल सेल्स हो गया। तो सबसे पहला जो हो गया, अगर देखा जाए, ये मेसोफिल सेल्स हो गया, ये तुम्हारा बंडल शीथ हो गया, और ये हो गया। तो दोनों के लीक एनाटॉमी में क्या है, तो ऐसे जिसमें मालानुमा स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। रेद मतलब माला होता है, क्रेंज का मतलब रेद का मतलब माला। और उसमें बंडल जो वस्कुलर बंडल है, उसको सराउंडिंग में क्या होता है, बंडल शीथ होती है, उसके ऊपर क्या होता है, माला की तरह एक सर्कल में एक अरेंजमेंट होती है, जिसको कहते हैं बंडल ऑफ शीथ। की बात जो होते हैं उसको कहते हैं मेसोफिल सेल्स कहते हैं। और जबकि इसमें क्या है, सही बेचारे एकदम पड़े होते हैं, सारा इसी में केल्विन साइकिल चलती है। जबकि इस वाले में किसमें चलती है, बंडल शीथ में चलती है, मेसोफिल सेल में नहीं चलती है। अब हम लोग फोकस फिर से करते हैं किस पे, ये क्रेंज एनाटॉमी के C4 वाले में। देखो स्टोमेटा हो गया, ये देखो मेसोफिल सेल्स हैं जो अरेंज है यहाँ पे, है ना। स्मॉल क्लोरोप्लास्ट होते हैं मेसोफिल सेल्स में। कैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्मॉल क्लोरोप्लास्ट। और जो बंडल ऑफ शीथ मतलब वस्कुलर बंडल के जो जस्ट पास होता है, ये वाली, ये सब जो है, ये सब के पास क्या होता है, लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। और ये एक माला की तरह है, इसलिए क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने जो इन्होंने कहा था, हमने सेक्शन काट के देख लिया। द पार्टिकुलर लार्ज अराउंड द वस्कुलर बंडल, द पार्टिकुलरली लार्ज सेल्स। वस्कुलर बंडल के पास ये सब देखो लार्ज सेल्स है, ये वाला सेल्स, जिसको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ शीथ। तो ये कैसे सेल्स होते हैं, लार्ज सेल्स। लार्ज सेल्स लीव्स हैव सच एनाटॉमी सेड द क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज मीन्स रेद का मतलब हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स के अरेंजमेंट कहते हैं। बंडल ऑफ शीथ सेल्स में भी सेवरल लेयर, ये कई लेयर का हो सकता है, जैसे एक लेयर हो गया, 2 3 4, ये बंडल ऑफ शीथ, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है बीच में। सेल्स around the vascular bundle, they are characteristic having a large number of chloroplasts, thick wall, gaseous exchange, impermeable to gaseous exchange, no intercellular space। ये जितनी बातें यहाँ लिखी हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ये खूब आता है नीट वगैरह में और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला पॉइंट करके लिखते हैं। पहला क्या होगा कि द बंडल शीथ सेल, इस वाले सेल की बात। सबसे पहली बात हो गया कि क्या होगा कि सेवरल लेयर हो सकते हैं, सेवरल लेयर हो सकते हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं कि जो होगा अराउंड दे कैरेक्टराइज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक ये बात होगी। दूसरा यही लिखा है देखो, लार्ज क्लोरोप्लास्ट। तीसरा है कि थिक वाल इम्परमिएवियस, थिक वाल होगी। और क्या कहते हैं कि इम्परमेवियस टू गैसेस एक्सचेंज के लिए नहीं होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस। इतनी बातें याद रखनी है। बंडल ऑफ शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और जो तो उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, जो बंडल ऑफ शीथ सेल हो गई, उसमें जो ये कैरेक्टरिस्टिक सेवरल क्या होते हैं, लेयर पाए जाते हैं, लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इतना कम्पैक्ट अरेंज होते हैं कि वो जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो नहीं होता, मतलब डेंसली पैक्ड होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इसका ये मतलब हो गया, क्या हो गया, वो डेंसली पैक्ड है। तो जो बंडल ऑफ शीथ सेल है उसमें जो होता है, जो क्लोरोप्लास्ट लार्ज होता है, इसलिए इसको कहते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। कैसा क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। अब बच्चों ये पूछा जाए ए ग्रेनल क्या हो गया, इसका मतलब है ग्रेना नॉन फंक्शनल है, या तो एकदम मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है, या अब्सेंट है। तो इस वाले में किसमें, इसमें ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाए। क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़ा है, देखो क्लोरोप्लास्ट इतना बड़ा है इसमें, लेकिन ग्रेना जो है इनएक्टिव है या तो एकदम नहीं है। तो इसका ये मतलब है, ये जो होगा डार्क रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन, बंडल शीथ।
क्योंकि ये जो होगा ग्रेना, अगर ए ग्रेनल कर रहा है तो ग्रेना का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इनएक्टिवेशन है या फिर उसका लेस डेवलपमेंट है। लेकिन इसका मतलब है ग्रेना से किससे कंसर्न था, लाइट रिएक्शन था। इसका ये मतलब अगर बड़ा है लेकिन ए ग्रेनल है, लेकिन उसमें क्या होगा कि डार्क रिएक्शन बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि बड़ा है क्लोरोप्लास्ट में, तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा स्टार्च की स्टोरेज और इन सब की प्रॉपर्टी होगी। तो स्ट्रोमा मतलब डार्क रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट लार्ज नंबर है, मतलब बड़ा है, साइज में भी बड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा पाए भी जाते हैं। फिर उसके बाद देखो इम्प्रेमिनेशन। अब इसका देखो भले से इस तरह से लग रहा होगा, इसका मैंने लिखने का मेरा मतलब था ये कि इस क्वेश्चन को देखो, इन C4 प्लांट द बंडल ऑफ सीड सेल्स, बंडल ऑफ सीड सेल के पास क्या होते हैं, हैव थिन वाल, नहीं यहाँ क्या था, थिक वाल, थिक वाल था, ये गलत बात है। हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, नहीं, नो इंटरसेलुलर, डेंसली पैक्ड होते हैं। आर रिच इन कार्बोक्सिलेज, तो ये तो बात की बात अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। हैव हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये बात सही है। चौथा इस तरह से यहाँ पर समझना कि डेंस होते हैं, यही लिखा है ना कि इतना डेंस होते हैं कि उनके बीच में नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये याद रखना है। यू मे लाइक द C4 प्लांट मेज सारगम, ये आया था अभी नीट 2021 में कि सारगम जो होता है वो किसका प्लांट है, तो मेज, सारगम और शुगर केन, ये सब याद रखना कि C4 प्लांट है। ये सब एनाटॉमी तुम्हें इन सब में मिल जाएगी। इफ़ यू इंटरेस्टिंग टू डू कलेक्ट द ऑब्जर्व अराउंड द वर्टिकल सेक्शन, ये कह रहे हैं कि अपना कलेक्ट करके तुम इन सब में डिफरेंस देख सकते हो। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि C4 पाथवे में क्या क्या होता है। तो देखो सब इस साइकिल को देखते हैं, जैसे C3 साइकिल था, इसको ऐसे, इसको ये भी है, इसको उसको कैल्विन खोजे थे, इसको हैच एंड स्लैक ने खोजा था। किसने खोजा था, हैच एंड स्लैक। इसको HSK पाथवे भी कहते हैं, कभी कभी शार्ट फॉर्म में भी पूछ देता है, HSK पाथवे, हैच एंड स्लैक पाथवे या C4 पाथवे, इन नाम से इसको जाना जाता है। तो C4 पाथवे में जानते हो क्यों C4 कहते हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 4 कार्बन का होता है। एटमॉस्फेरिक CO2 आया, तो देखो बंडल ऑफ सीड सेल में ये था, जाइलम फ्लोएम यहाँ था, इसके ऊपर ये था, तो बंडल ऑफ सीड सेल। अब इसके बाद जो था तुम्हारा मेसोफिल सेल्स था, तो सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा, तुम्हारा मेसोफिल सेल्स आए, उसके नीचे क्या है, बंडल ऑफ सीड। तो मेसोफिल सेल्स में तुम्हारा जो इंजाइम है, जो मेसोफिल सेल्स है, उसमें जो होता है एटमॉस्फेरिक CO2 जब आता है, तो उस वाले में हम लोग जो C3 में देख रहे थे, इंजाइम जो था कौन सा था, रूबिस्को था। जो उस वाले में मेसोफिल सेल में रूबिस्को इंजाइम था, यहाँ मेसोफिल सेल्स में रूबिस्को नहीं है, रूबिस्को नहीं है, यहाँ मेसोफिल सेल्स में रूबिस्को नहीं है, और यहाँ पे रूबिस्को है, रूबिस्को यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है, पेप्केज है, पेप्केज, और यहाँ पे पेप्केज नहीं है, पेप्केज नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो दोनों चेंबर है, मेसोफिल सेल्स और क्या है, बंडल शीथ है, बंडल शीथ जो है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ दोनों है, ये दोनों जो होते हैं, इसमें क्या होता है, मेसोफिल सेल्स बंडल शीथ के ये होता है कि इसमें जो रूबिस्को नहीं होता, और जबकि इसमें क्या होता है, पेप्केज नहीं होता है, रूबिस्को नहीं होता इसमें क्या होता है, पेप्केज नहीं होता। अब जैसे हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर मेसोफिल सेल्स जो हो गया कि इसमें जो एटमॉस्फेयर जो होता है HCO3 के फॉर्म में आया। यहाँ की फर्स्ट जो एक्सेप्टर होता है CO2 का, PP होता है, ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, यहाँ दिखाया गया। फिक्सेशन और C4 एसिड बना, तो C4 एसिड में अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले बनता OAA, फिर उसके बाद मैलिक एसिड, क्या बनता है फिर, मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड, फिर उसके बाद क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है इसलिए यहाँ पे इन्होंने OAA ना देके ये पूरा एक वो दे दिया है कि C4 एसिड। C4 एसिड का मतलब हो गया कि OAA भी हो सकता है, और क्या हो सकता है उसमें, C4 एसिड में क्या हो सकता है, OAA ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है, वो तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, मैलिक एसिड भी हो सकता है, और स्पार्टिक एसिड, ये सब होते हैं, वही सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये किसके जरिए होता है, प्लाज्मा डिस्माटा की वजह से। किसकी वजह से, प्लाज्मा डिस्माटा। एक मेसोफिल सेल से बंडल शीथ में जो जब ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा डिस्माटा के जरिए, तो ये इसको क्या कहते हैं, C4 एसिड जो होता है वही ट्रांसलोकेट होता है, कहाँ से, मेसोफिल सेल से इसमें आता है। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर PP, CO2 एक्सेप्ट किया, फिक्सेशन किया, OAA बनाया, फिर इसका चेंज हुआ मैलिक एसिड, वो ट्रांसपोर्ट हुआ C4 एसिड। अब आ गया कहाँ, बंडल ऑफ शीथ में। अभी कितना कार्बन है, 4 कार्बन, 4C, 4 कार्बन। यहीं पे यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन। तो 4 कार्बन से 1 कार्बन तो यहाँ रिलीज हो गया, डीकार्बोक्सिलेट हो गया, और यहाँ पे 3 कार्बन फिर से रिलीज कर दिया गया। तो जो 3 कार्बन हुआ वो फिर से चला जाएगा इस साइकिल को रीजनरेट करने में। जैसे उसमें रीजनरेशन 5 कार्बन का हो रहा था, यहाँ पे 3 कार्बन का, C3 एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेसोफिल सेल्स में, फिर यहाँ पे PP, फिर रीजनरेट हो जाएगा। और यहाँ जो CO2 आया ये फिर आ गया किसमें, केल्विन साइकिल में। देखो आ गया, अल्टीमेट किसमें हुआ, केल्विन साइकिल में।
तो हमने ये देखा यहाँ पे C4 पाथवे हो चाहे C3 पाथवे, अल्टीमेटली सी फिक्सेशन तो इसी से हो रहा है। इस वाले में अंतर क्या है, तो इस वाले में अंतर ये है कि जैसे कि ये रिजर्वायर लगा लिया है कि जो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक C3 प्लांट को जो CO2 मिलेगा वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं मिलेगा, किसी कंपाउंड से लेगा। इस वजह से इसको CO2 की कभी कमी होगी ही नहीं, क्योंकि C4 एसिड जो है, जैसे मान लो CO2 की यहाँ सप्लाई बंद होगी तो C4 एसिड तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं ना सेल में, जब तक सप्लाई बंद हुई, मतलब कुछ समय के लिए बंद हुई, तब तक तो ये सप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो रुकी ही नहीं। और जबकि ये क्या हो गया कि अगर फिर सप्लाई चालू हो गई तो फिर से मैनेज कर लिया। तो इस तरह से CO2 इज द नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4 प्लांट, इसलिए इसमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे दो तरह, देखो यहाँ एक तरह CO2 फिक्सेशन हुआ किसमें, मेसोफिल सेल में, एक बार CO2 फिक्सेशन केल्विन साइकिल में हुआ, तो 2 टाइम CO2 फिक्सेशन होता है इसमें, मेसोफिल सेल्स में और क्या बंडल ऑफ शीथ में। रूबिस्को अगर इसमें होता है तो CO2 को वो फिक्स करने लगता है, लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम है पेपकेज, पेप कार्बोक्सिलेज, ये क्या करता है, फिक्स करता है, ये बना देता है। यहाँ पे तो रूबिस्को यहाँ पे काम करेगा क्योंकि रूबिस्को इसमें है ही है, और ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इन सब प्रोसेस में हैच एंड स्लैग वाले पाथवे में, हैच एंड स्लैग पाथवे में हमने ये देखा कि जो C4 एसिड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, अल्टीमेटली C3 से ही होना है सब कुछ। तो यहाँ पे देखो नाउ स्टडी पाथवे दिस बीन नेम द हैच एंड स्लैग पाथवे, HSK पाथवे जिसे कहते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर PEP पेप कार्बोक्सिलेज होता है, देन फॉर्म 4 कार्बन कंपाउंड स्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड, यही बनाता है। पहले क्या बनेगा OA, या उसके बाद क्या बना सकता है, मैलिक एसिड बना सकता है या स्पार्टिक एसिड बना सकता है। फिर इसके बाद मेसोफिल सेल इटसेल्फ विच ट्रांसपोर्टेड बंडल ऑफ शीथ, वो ट्रांसपोर्ट होता है बंडल ऑफ शीथ में। सेल्स C4 आर्क्स ब्रेक डाउन रिलीज ऑफ C3 कार्बन, वो CO2 रिलीज कर देता है और चल जाता है किसमें, केल्विन साइकिल में। तो इस तरह से ये क्या हो गया तुम्हारा C4 पाथवे कंप्लीट हुआ। अब आगे फिर बढ़ते हैं। बंडल ऑफ रूबिस्को, रिच इन रूबिस्को, जो नीचे वाला था तुम्हारा बंडल ऑफ शीथ, पहले तो किस में पढ़ लिए, मेसोफिल सेल में। बंडल ऑफ शीथ में अब रूबिस्को है, तो वहाँ पे बट लैक पेप कार्बोक्सिलेज, वही जो बताया था, 10 बेसिक पाथवे आर रिजल्ट इन द शुगर द केल्विन पाथवे इज कॉमन फॉर C3 C4। फिर वही लाइन लिखी कि केल्विन पाथवे दोनों के लिए कॉमन है, चाहे C3 हो चाहे C4 हो। डिड यू नोट दैट केल्विन पाथवे अकर इन द ऑल मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट या C4 प्लांट। तो ये कहोगे डिड यू नो द केल्विन पाथवे इन ऑल मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट इफ C4 प्लांट इट डज नॉट टेक्स प्लेस, तो मेसोफिल बट ना, वो यही कह रहे हैं कि जो C3 केल्विन साइकिल है, तो हमने अभी यहीं ऊपर पढ़ा था ना, केल्विन साइकिल हमेशा जो होता है, केल्विन साइकिल हमेशा मेसोफिल सेल में थोड़ी चलता है। C4 पाथवे में केल्विन साइकिल कहाँ चलता है, बंडल ऑफ शीथ सेल में, और जबकि यहाँ पे किस में चलता है, मेसोफिल सेल्स में। तो वो वही कह रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि हम हर प्लांट में उसी में चलता है, नहीं, उसमें वो एंजाइम ही नहीं रहता। अब आ जाते हैं हम लोग फोटो रिस्पायरेशन की बात करते हैं। वही वाला था जो CO2 O2 और CO2 की रिलेटिव कंसंट्रेशन और कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में। तो फोटो रिस्पायरेशन जो होता है, फोटो रिस्पायरेशन वी हैव टू नो दैट बिट मोर अबाउट फर्स्ट स्टेप केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेप में यही होता है, 2 PGA बनता है। लेकिन जब इधर हम देखते हैं रूबिस्को का ऑक्सीजनेज, यहाँ पे कौन सा एक्टिविटी काम किया, कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे एक्टिविटी किसकी काम की, ऑक्सीजनेज। तो जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे हम जोड़ दिए क्या, O2, तो यहाँ पे ये बन गया PGA, तो बना एक कार्बन, एक मालिक्यूल PGA बना, प्लस एक मालिक्यूल 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का था, एक मालिक्यूल 2 कार्बन का ग्लाइकोलेट बना। क्या बना, ग्लाइकोलेट बना। तो इस पाथवे को देखा जाए तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। तो इस वाले को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, C2 साइकिल कहते हैं। और ये जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें था 2 कार्बन का ग्लाइकोलेट बना। अब ये क्या हो गया कि एक ही PGA, अब यहाँ पे 2 PGA, ये दोनों PGA जाते तो अच्छा काम करते हैं। अब यहाँ 50% घट गया ना, एक ही PGA मिला और ये तो कुछ दूसरी तरह का मिला पाथवे, दूसरा ही बन गया, ग्लाइकोलेट बन गया। तो चूंकि यहाँ पे एक O2 आया तो ये 5 कार्बन का था, तो एक 3 कार्बन इधर गया, एक 2 कार्बन इधर गया, कुल कितने 5 कार्बन आए। 5 कार्बन में 3 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर हो गए। तो 2 कार्बन जो हो गया, ये क्या हो गया, 2 कार्बन जो था ग्लाइकोलेट वाला था, ये 2 कार्बन इधर हो गया, इधर 6 कार्बन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे O2 ही केवल फिक्स हुआ है। तो ये हो गया फोटो रिस्पायरेशन। रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। तो फिर वही देखो, फिर आगे बात जो हम अभी कह रहे थे कि रूबिस्को जो होता है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है वर्ल्ड में। तो ऐसा, डू यू नो वाई, तो इसका ये मतलब होता है केमी जो होता है, जो एक एंजाइम की जो KM वैल्यू होती है, KM वैल्यू,
Km वैल्यू जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो कि क्या होती है, इसकी अफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। इफिशियंसी जो होती है इसकी क्या होती है, लो होती है, जो कि Km वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ये बस इतना याद रखो कि Km वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। इस वजह से जो होता है, ये नेचर ने इसको बहुत ज़्यादा बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को फिक्स कर सके। इस कैरेक्टराइज फैक्ट इट सेल्फ एक्टिव साइट ऑफ कैन बाइंड CO2। देखो इसकी एक्टिव साइट CO2 को बाइंड से कर सकता है, O2 को बाइंड कर सकता है। नियरली इक्वल है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो, तो ये लिख रहे हैं, देखो रुबिस्को हैज ए मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन द CO2 O2 इज नियरली इक्वल। अगर दोनों इक्वल कर दे तो जनरली ये क्या करता है, CO2 को ज़्यादा प्रीफर करता है। फिर भी अगर O2 का कंसंट्रेशन बढ़ा तो फिर प्रॉब्लम होगी। बाइंडिंग जो होती है इन दोनों की कंपिटिटिव होती है। CO2 अपने को कहेगा हम बाइंड करेंगे, O2 कहेगा अपने को बाइंड करेंगे, और एंजाइम कहेगा कि जो हमको मिलेगा ज़्यादा अमाउंट में हम उसको बाइंड कराएंगे। C3 प्लांट सम O2 इज बाइंड टू रुबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेस डिक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 PGA बन रहा था, अब यहाँ एक ही PGA बनेगा, एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। इंस्टेड बीइंग कन्वर्टेड 2 मालिक्यूल्स ऑफ PGA बाइंड O2 फॉर्म 1 मालिक्यूल का फास्फोग्लिसरेट एंड वो फास्फोग्लाइकोलेट। यही देखो 2 कार्बन का कंपाउंड बन गया, ये फास्फोर जुड़ जाता है, फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, इसलिए इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल भी। फोटोरिस्पायरेशन क्या कहते हैं, C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल भी। इन पाथवे कॉल्ड फोटोरिस्पायरेशन। इन द फोटोरिस्पायरेशन पाथवे देयर आर नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर। इसमें ना तो शुगर की सिंथेसिस होती है और ना ही कोई ATP की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में इधर वाले में तो मान लो यूज करता था ATP NADPH2, प्रोडक्ट ना था। यहाँ पे O2 वाला जब लेगा तो ना तो CO2 यूज होगा, CO2 फिक्सेशन डिक्रीज। हेयर RUP इंस्टीट्यूट कन्वर्टेड, क्या था ये, हाँ, कि 2 कार्बन पाथवे बनता है, इसमें ना तो शुगर बनता है ना ही ATP बनता है, बल्कि क्या होता है कि इट रिजल्ट इन द रिलीज CO2 विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। बल्कि ये क्या करता है, O2 रिलीज करता है और यूटिलाइज करता है ATP को। देखो इस फोटो रिस्पायरेशन में अगर ध्यान से देखो, किसी भी रिएक्शन में रिस्पायरेशन के जब नाम आए तो क्या होगा, O2 इन और CO2 क्या होगा, आउट होता है। तो फोटो रिस्पायरेशन को रिस्पायरेशन का नाम क्यों दिए, तो ये देखो लाइट के इंड्यूस की वजह से रिस्पायरेशन हो रहा है। इसका ये मतलब है O2 को ऑक्सीजनेज फिक्स कर रहा है तो O2 इन हो रहा है, और अल्टीमेटली देखो यहाँ लिखा है इन रिजल्ट इट रिलीज CO2, और CO2 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली रिस्पायरेशन की तरह कुछ तो हुआ यहाँ पे, इसलिए, और लाइट के इंड्यूस की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 2 कार्बन की, इसलिए C2 साइकिल कहते हैं। तीसरा फिर क्या होगा कि ग्लाइकोलेट जो होता है 2 कार्बन का, इसलिए ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। द फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2, द बायोलॉजिकल फंक्शन फोटो रिस्पायरेशन इज नॉट नोन इट। अभी तक ये देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात रखे हैं, नेचर हर वो चीज़ को हटा देता है जो कि यूजफुल ना हो, लेकिन अभी तक फोटो रिस्पायरेशन की स्टेप्स चल रहे हैं, बायोकेमिकल पाथवे हैं। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही यूजफुल प्रोसेस होगा, इसका अभी तक कोई पता नहीं है बायोलॉजिकल फंक्शन। तो इसमें ये हो सकता है कि ये जो रिएक्शन होगा बहुत से इंटरमीडिएट पाथवे, आप अपने से सोच सकते हो, ये जो फोटो रिस्पायरेशन होगा बहुत से इंटरमीडिएट पाथवे को जनरेट करता होगा, कंपाउंड को, जो दूसरे कंपाउंड को X को Y चेंज में करने में मदद करते होंगे। तो इस तरह से ये तोड़ने की जगह पे क्या करता है, किसी दूसरे कंपाउंड को सिंथेसिस करने में मदद करता होगा। तो अभी इस पे काम चल रहे हैं और लोगों को ये हो रहा है, विश्वास है कि ये कहीं ना कहीं वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये यूजफुल प्रोसेस होगा। अब बहुत से डिस्कवरी ऐसी हुई हैं कि जिसमें ये बताया गया कि फोटो रिस्पायरेशन की वजह से ये चीज़ें बनती हैं। तो ये फिर आगे बढ़ते हैं। इन C4 प्लांट फोटो डज नॉट अकर, C4 में नहीं होता क्योंकि CO2 की कमी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बंडल ऑफ सीड में ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं लेता है, वो कहाँ लेता है, बंडल उसमें क्या, बंडल ऑफ सीथ में C4 किसी एसिड से ये क्या करता है, डिकार्बोक्सिलेट करके वो ले लेता है। इंजाइम साइड द टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड इज ब्रोकन डाउन, वही वाली बात करें, इन टर्म्स रिस्को फंक्शन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो गया। नाउ यूर C4 प्लांट लैक फोटोरिस्पायर, यू प्रोबेबली अंडरस्टैंड द वाई प्रोडक्टिव इल्ड बेटर इन द C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन उसमें नहीं होता है या नेग्लेजिबल होता है, तो इस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। इन एडिशन द डीज प्लांट सो टॉलरेंट हाई टेम्परेचर, इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेंट करते हैं। बेस्ड ऑन अबव डिस्कशन कैन यू कंपेयर प्लांट शोइंग द C3 C4 प्लांट। अच्छा, इन सबको देखते हुए ये कह रहे हैं कि एक टेबल दिया गया है, उसको आप भर लीजिए। तो सिंपल सी बात है, इसमें भरते हैं हम लोग।
तो सेल टाइप जो होगा C3 के लिए जो सेल टाइप होगा और C4 के लिए ये पूछ रहे हैं, इसमें से भरना है। तो देखो बच्चों, सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल चलता है, तो C3 वाले में केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल्स में चलता है, तो यहाँ मेसोफिल सेल्स हो गया। C4 वाले में जो होता है केल्विन साइकिल कहाँ चलता है? बंडल शीथ में, बंडल शीथ में चलता है ना, यही तो अंतर था यहाँ पे। अरे भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये याद रखो, ये वाला जो फिगर था, ये वाला देखो, ये इसी में था ना, बंडल ऑफ शीथ में केल्विन साइकिल चल रही थी, जबकि यहाँ पे क्या मेसोफिल सेल्स में चल रही है। तो वही तो अंतर पूछ रहे हैं उसमें। फिर उसके बाद फिर आगे जो होता है, सेल टाइप इन विच इनिशियल CO2 फिक्सेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। सबसे पहले जो इनिशियल CO2 फिक्सेशन क्या होगा, तो सबसे पहला जो होगा CO2 को फिक्स होगा, C3 है ना, C3 प्लांट में सबसे पहले CO2 को फिक्सेशन किस में होगा? मेसोफिल सेल्स में। और यहाँ पे भी क्या होगा? मेसोफिल सेल्स में। इसका जो एक्सेप्टर होगा वो होगा 5 कार्बन का RUBP, इसका एक्सेप्टर होगा, एक्चुअली हमको ना वो वाला जो फिगर है इसको यहाँ पे पुट कर देना चाहिए, जिससे आसानी होती है हम लोगों को पढ़ने में। वो ला के हम यहाँ रख दे रहे हैं। ये हो गई यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पेस्ट कर दे। ओ नो, दूसरा कुछ आ गया। और नीचे जो भी फिगर आ जाएगा तो आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत स्लो चल रहा है ये। अब देखो आगे ये C3 C4 में ही कंपेयर करना है हम लोग, यहाँ पे इसमें CM भी रखे हैं। अब देखो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे ये था कि इनिशियल जो CO2 का फिक्सेशन होगा वो हम लोगों ने कहा कि कहाँ पे होता है, तो इनिशियल CO2 का फिक्सेशन दोनों में। देखो यहाँ पे भी मेसोफिल सेल्स में हो रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी CO2 का फिक्सेशन, पहला CO2 का फिक्सेशन क्या होगा? मेसोफिल सेल्स में। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? मेसोफिल सेल्स हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगला हम लोग पढ़ते हैं,
बस। अब देखो अगला, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज लीफ हैव दैट फिक्स CO2, कितने टाइप्स के सेल होते हैं? तो देखो इसमें मेसोफिल बंडल से 2 तरह के थे, और इसमें कितने तरह के? एक ही तरह का मेसोफिल सेल ही था। इस वाले में देखते हैं फिर विच इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो इसमें जो प्राइमरी CO2 5 कार्बन था RuBp, और इसमें क्या 3 कार्बन का था, क्या PP। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, कितने कार्बन? 5 कार्बन, और यहाँ पे कितना कार्बन था? 3 कार्बन। विच ऑफ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, इसमें क्या था? 5 कार्बन का 3 कार्बन का था PGA, और इसमें क्या था? OAA। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट था? नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर हो गया। अच्छा, ये 3 कार्बन था, और इसमें कितने कार्बन थे? 4 कार्बन, इन्हीं बताना था ना। ये पूछ रहे हैं कि डज द प्लांट हैव रूबिस्को, तो इसके पास भी था और इसके भी पास था। क्यों? क्योंकि बस अंतर क्या था, इनकी लोकेशन क्या है। रूबिस्को अगर होगा तभी तो केल्विन साइकिल चलेगा, रूबिस्को होगा तभी केल्विन साइकिल चलेगा। तो इसका ये मतलब है कि दोनों के पास जो होगा रूबिस्को होगा। अगला जो है, डज द प्लांट है पेपकेज, तो ये केवल यही था जिसके पास पेपकेज था, इसके पास नहीं था, पेपकेज नहीं था इसके पास। तो ये हो गया नो, यहाँ पे नो हो जाएगा, और यहाँ पे यस हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, विच सेल्स इन प्लांट हैव रूबिस्को, तो किसके पास रूबिस्को होता है? तो C3 वाले के पास किसके पास रूबिस्को है? जहाँ केल्विन साइकिल, तो C3 के पास मेसोफिल सेल्स में, और इसके पास रूबिस्को किस वाले में? बंडल ऑफ शीथ सेल में, बंडल ऑफ शीथ सेल। अगला देखते हैं, CO2 फिक्सेशन अंडर हाईलाइट कंडीशन, तो हाईलाइट कंडीशन में तो C3 नहीं होगा ना। अच्छा, ये लिखे हैं कि क्या होगा? लो हाई मीडियम, CO2 फिक्सेशन अंडर हाईलाइट कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लाइट CO2 फिक्सेशन अंडर हाई लाइट जितना होगा ये सपोर्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा? हाई लाइट कंडीशन में इस ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा फिक्सेशन होगा। अगला है, वेदर द फोटो रिस्पायरेशन प्रेजेंट इन द लो लाइट इंटेंसिटी, तो लो लाइट इंटेंसिटी में कौन होगा? जो लो लाइट इंटेंसिटी, अगर दोनों को लाइट की इंटेंसिटी कम दे दिया जाए तो दोनों में न के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लाइट तो जरूरी होती है। तो अगर वेदर द फोटो, अच्छा ये पूछे वेदर द फोटो रिस्पायरेशन प्रेजेंट इन लो लाइट इंटेंसिटी, फोटो रिस्पायरेशन का मतलब लाइट की अधिकता होनी चाहिए। तो लाइट अधिकता चाहे C3 हो चाहे C4 हो, मतलब C4 में तो होता ही नहीं है, C4 में तब होगा जब लाइट की इंटेंसिटी अधिक होगी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नेग्लेजिबल हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नेग्लेजिबल, यहाँ पे भी नेग्लेजिबल। क्यों? क्योंकि लाइट जब तक अधिक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। वेदर द फोटो रिस्पायरेशन प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, तो C3 में तो होता ही है, और इसमें क्या? नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाई है, मतलब हाई है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेग्लेजिबल। अगला देखते हैं, वेदर द फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट इन द एट लो CO2 कंसंट्रेशन, जब CO2 जब अगर CO2 O2 का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो CO2 जब लो होगा तो फोटो रिस्पायरेशन इसमें हाई ऑब्जर्व होगा, फोटो रिस्पायरेशन इसमें क्या होगा? हाई होगा, और इसमें CO2 की कमी होती ही नहीं है तो नेग्लेजिबल होगा। फिर यहाँ पे होगा, वेदर फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई, हाँ फोटो रिस्पायरेशन हाई लेवल पे, तो इसमें तो होगा ही ना। क्यों? क्योंकि जितना ही ज़्यादा, और इसमें क्या हो जाएगा? नेग्लेजिबल हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, ये पूछो वेदर द फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट हाई लेवल, हाई CO2 पूछा है ना। जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा देगा तो O2 कम ही हो गया, तो फोटो रिस्पायरेशन थोड़ी ना होगा, तब तो उस समय वो फिक्स करेगा। तो इसमें जब CO2 अधिक होगा तो फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा, तो नेग्लेजिबल इसमें तो होता ही नहीं है, नेग्लेजिबल हो जाएगा ये भी। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो होता है जनरली क्या होता है कि 25 से ये वाला जो होगा, ये कह सकते हो कि 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इसके लिए क्या गया? 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया। इसका एग्जाम्पल राइस हो गया, वीट हो गया, और बहुत से प्लांट जो होते हैं, मेजरली ये होता है, कुछ जो एल्गी होते हैं उसमें C3 पाथवे मेन होता है। इस वाले में हो जाएगा शुगर केन, मेज, सारघम, ये सब जो होते हैं इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये टेबल हम लोग क्या किए? सॉल्व कर लिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो फैक्टर पढ़ने से पहले क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि CO2 है ना, जैसे फैक्टर कौन कौन से, ये प्लांट है तुम्हारा, प्लांट के जो होगा जो इसके इंटरनल फैक्टर होंगे, इस प्लांट के अंदर का जो मेकअप होगा, तो इसमें क्या क्या आता है तुम्हारे? जेनेटिक मेकअप, जैसा जीन होगा, जैसे हाई टॉलरेंट
जीन्स होंगे इसके अंदर, तो वो हाई टेम्परेचर को अडाप्ट कर सकता है। उस तरह का मॉर्फोलॉजी होगा, उस तरह का एनाटॉमी होगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल पे डिपेंड करेगा। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर की मतलब कि बाहर से जो भी तुम्हें इसको एक्सटर्नल सोर्सेज लग रहे हैं, जैसे CO2 का कंसंट्रेशन हो गया, O2 का कंसंट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, लाइट का क्या इंटेंसिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ लाइट, जैसे विग्योर में कौन से रेडिएशन ज़्यादा इसको मिल रही है। दूसरा एक इसके अलावा क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो गया, पत्तियाँ हो सकती हैं जो इस वाले में कि कितने इंटरनल में जेनेटिक मेकअप तो हो गया, साथ में क्या नंबर ऑफ लीफ, शेप, साइज, क्या अरेंजमेंट है, तो उस तरह का ये सब सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये दोनों फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं। फैक्टर इफेक्टिव में कौन, एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरा क्या, इंटरनल फैक्टर। एक एक करके देखते हैं। ये एक साइंटिस्ट है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिए थे जिनका नाम था ब्लैकमैन। क्या दिए थे, ब्लैकमैन। एक्चुअली ब्लैकमैन ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन्होंने ये कहा था कि CO2 है, H2O है, क्लोरोफिल A है, सन की रेडिएशन है, HNU है, और सन की रेडिएशन C6H12O6 होगा, और 6O2 बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। इस तरह के फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। अब अगर ये कह रहा है कि बस ये सारी चीज़ें मिल गई है, लेकिन इन सब में अगर हम टेम्परेचर को अवॉइड कर दें या ऑप्टिमम ना दें, तो भले से चाहे तुम CO2 उसको ऑप्टिमम दे दो, वाटर दे दो, लाइट ऑप्टिमम दे दो, क्लोरोफिल ए पिगमेंट दे दो, सब मैकेनिज्म दे दो, लेकिन अगर एक फैक्टर जो टेम्परेचर वाला फैक्टर था, अगर कोई भी इनमें से कोई फैक्टर अगर ये जो होगा इस वो ऑप्टिमम नहीं है, वो मिनिमम हो गया या कम हो गया, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये इधर से इधर नहीं जाएगी। इसका ये मतलब है कि ये लिमिट कर देता है। कौन, जो लोअर अमाउंट में होगा, जो लोअर क्वांटिटी या अमाउंट में होगा, वो लिमिट कर देगा रेट को, लिमिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर देगा। कौन, टेम्परेचर। अब मान लो टेम्परेचर सही ऑप्टिमम हमने कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया, CO2 को कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो अब रेट लिमिट कौन करेगा, CO2 रेट लिमिट करेगा। CO2 का कंसंट्रेशन रेट लिमिट करेगा कि वो प्रोडक्ट में नहीं चेंज होने देगा। तो हम जैसे एक कार है, इसका एकदम सिंपल सी एग्जांपल देख लो। एक कार है, इसके 4 पहिए हैं। अब 4 पहिए हैं, तो इसमें से मान लो एक पहिया अगर पंचर हो गया, तो रेट लिमिट कौन कर रहा है, ये वाला पहिया रेट लिमिट कर रहा है। इसको तुमने बनाया, अब ये हो गया, तो ये रेट लिमिट करना है। पूरे कार को चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चारों को मैनेज, ऑप्टिमम कंडीशन रखना हो। तो इसको करने के लिए हम किसी फैक्टर को छोड़ नहीं सकते। CO2 H2O क्लोरोफिल ये दे, लेके टेम्परेचर भूल गए तो ये लो कर दिए, तो फिर हो जाएगा। तो वही कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा उसी पे डिटरमाइन होगा। तो इस वाले रिएक्शन में अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, तो डिटरमाइन कौन करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर करेगा। यही वाली बात थी। अब देख लेते हैं इसको कैसे क्या क्या है। तो देखो, इसमें क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग वाले में कि एक्सटर्नल होता है और इंटरनल, दो फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन करते हैं। तो जेनेटिक मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो भी बहुत रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी देख रहे हो कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो लिमिट कर सकता है। तो शुरू करें फिर इसमें। And understanding the factor affect the photosynthesis, rate of photosynthesis very important, determine yield of plants, crop plant photosynthesis under influence the several factor, both internal जैसे plant के जो factor है, external जो atmosphere factor है। The plant factor include number, size, age, orientation of leaf, mesophyll cells, chloroplast, internal CO2 concentration और amount intern। देखो यहाँ लिखा है CO2 concentration, कौन सा, internal CO2 concentration। CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा, जो इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन होगा इंटरनल फैक्टर होगा। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब क्या होगा तुम्हारे इंटरनल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ लिखना है, पूछा जा सकता है कि इंटरनल फैक्टर इसमें से कौन हो। तो इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन में कंफ्यूज कर सकते हो, बाकी और सब तो तुम्हें पता ही होगा। द प्लांट इंटरनल फैक्टर आर डिपेंड अपॉन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब जेनेटिक मेकअप क्या है उसका, उस पर वो डिपेंड करता है, एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। द एक्सटर्नल फैक्टर वुड बी इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, ये टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर, बस ये है। ए प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दिस फैक्टर कंसंट्रेशन। अब ये यही ब्लैकमैन का लॉ आ गया। तो ये वही जो एग्जांपल हमने बताया कि अगर प्रेजेंस है ग्रीन लीफ में ऑप्टिमम लाइट भी है, CO2 भी है, सब कुछ है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है। अब आते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर में पहला देखते हैं हम लोग, लाइट देखते हैं। लाइट में हम ये देख रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी देखो बढ़ा रहे हैं, तो धीमे धीमे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती जा रही है, लेकिन एक समय आ रहा है कि एक फिर ये सेचुरेट हो जा रहा है, उसके आगे फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ नहीं रही है।
इसका ये मतलब हुआ है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लाइट पे ही क्या कर रही है कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रही है। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर जैसे CO2 की वजह कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। तो सबकी क्या होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, डिपेंड करती है उसके कंसंट्रेशन पे। लाइट में दो चीज़ आती है, एक क्वांटिटी आती है और एक क्या होती है क्वालिटी। क्वालिटी में कौन से आते हैं, विबग्योर आ गए, और क्वांटिटी में क्या इंटेंसिटी है उस बेस पे होता है। तो अगर ये देखा जाए कि जैसे ये पौधे हैं, पत्तियां हैं, और दूसरा एक इस पे बहुत बड़ा पौधा है इसके नीचे है, तो इसको जो बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं तो उसमें जो लोअर प्लांट होते हैं उनको लाइट बहुत कम मिलती है, तब भी वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि केवल 10% जो रेडिएशन आती है वो सेचुरेट होती है इसमें, मतलब प्लांट को रिक्वायर होती है। तो जो शेडेड प्लांट होते हैं वो भी आसानी से उतना तो मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि 100% आया तो 100% ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है जो डेंस फॉरेस्ट में होते हैं उनसे। इसलिए लाइट जो होता है वो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लेना। क्यों? क्योंकि उसकी सेचुरेशन जो होती है वो बहुत कम होती है। देखते हैं डिस्टिंग्विश लाइट क्वालिटी ड्यूरेशन एक्सपोजर हो भी गया। डिस्कशन लाइट द लीनियर रिलेशनशिप ये बता रहा है कि लीनियर रिलेशनशिप है एट हाई इंटेंसिटी ग्रेजुएट रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कोई अदर फैक्टर जैसे हो सकता है ज़्यादा लाइट बढ़ाते गए तो क्लोरोफिल ही डिस्ट्रक्ट हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि फोटोसिंथेसिस रेट घट जाएगी, वो लिमिटिंग हो जाएगा। What is interesting to note that the light saturation occur only 10% of full length sunlight, जो केवल 10% यूज होता है या मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, मतलब और भी प्रोसेस के लिए सेचुरेट होता है। Hence except the plant in shaded जो dense forest light is rarely limiting factor है, इसके लिए rarely limiting factor होगा। Increasing light, आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। इंक्रीज इन लाइट इंसिडेंट ऑफ लाइट बियॉन्ड द पॉइंट, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल, जिसको क्या कहते हैं क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन कहते हैं, और उसको इसको क्या कहते हैं एक तरह का फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस रेट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, उसमें क्या कहते हैं CO2, जैसे C3 प्लांट है, C4 प्लांट है। C3 पौधा जो होता है बहुत एक तरह कह लो कि सुस्त होता है। अब CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे है, मान लो एक कोई यूनिट है, मान लो X यूनिट, और यहाँ पे भी X यूनिट है, तो दोनों जो होता है ये X यूनिट मतलब कि मतलब 10 यूनिट है, और यहाँ पे भी 10 यूनिट है। ये C4 कहता है कि हमको कम ही CO2 दे दोगे तब भी हम ले लेंगे, जबकि ये वाला C3 कहता है कि हमको जब ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन का रहेगा तभी हम ले पाएंगे, नहीं तो हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। तब तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई कि अगर एटमॉस्फेयर में अगर हम पूछे कि CO2 का कंसंट्रेशन अगर लो है तो कौन सूटेबल होगा, तो कहोगे C4 प्लांट जो होगा कम ही CO2 कंसंट्रेशन पे अपना सेचुरेशन दिखा देता है, एक्ट कर जाता है। C3 प्लांट में CO2 की कंसंट्रेशन जब अधिक होगा तभी वो रिएक्ट करेगा। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो CO2 जब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो बताओ कि कौन सा प्लांट ज़्यादा सूटेबल होगा। तो जो CO2 ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा एटमॉस्फेयर में तो ज़्यादा बेनिफिटेड कौन होगा, C3 होगा ना। C3 क्या होगा कि ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन को मतलब प्रीफर करता है, तो CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा तो इस तरह का सेचुरेशन होगा। तो यही कह रहे हैं, और CO2 बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे फोटोसिंथेसिस रेट तो बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो स्टोमेटा वगैरह क्लोज होने लगेंगे और फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। देख लेते हैं कैसे करते हैं। एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि 0.0304% होती है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन अगर 0.05 तक कर दे, काज इंक्रीज CO2 फिक्सेशन। अब उसके जैसे ही आगे बढ़ाओगे तो वो लॉन्ग पीरियड तक वो फोटोसिंथेसिस रेट घट जाएगी। C3 रिस्पॉन्ड डिफरेंटली CO2 कंसंट्रेशन। C3 दोनों क्या कहते हैं अलग अलग, ये कम पे ही कंसंट्रेशन पे वर्क कर लेता है, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में। एट द लो लाइटेड कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड, अगर कंडीशन लो हो लाइट की इंटेंसिटी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी दोनों में, चाहे C3 हो चाहे C4 हो, मतलब दोनों फैक्टर है। CO2 बढ़ा दोगे तब भी फोटोसिंथेसिस, चाहे C3 को दे दो चाहे C4 को, लेकिन लाइट कम नहीं होनी चाहिए, लो लाइट इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए। एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 प्लांट शो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दोनों बढ़ेंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट C4 प्लांट शो सेचुरेशन, ये 360 यूनिट पर लीटर पे ही क्या कर देता है, ये वर्क करने लगता है, जबकि C3 कितने पे 450 माइक्रो पर लीटर पे क्या करता है, ये एक्ट करता है। तो अगर नियर फ्यूचर में C3 की जो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो ये जो होगा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा C3 वाला। द फैक्ट इज C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन बाई द शोइंग द इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी हैज बीन फॉर
ग्रीन हाउस क्रॉप, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 क्रॉप जो क्रॉप होते हैं कुछ ऐसे जहाँ पे CO2 कंसेंट्रेशन कम हो, या C3 पौधा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा CO2 चाहिए, तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस बनाते हैं, उसमें CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट जो होता है बहुत अच्छा ग्रो करता है, उसको CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं होने पाता, एटमॉस्फेयर से तो 0.03% उसको लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से कुछ पौधे जैसे टोमेटो है, बेल पीपर है, ये सब ग्रो किए जाते हैं। दे अलाउ टू ग्रो द कार्बन डाई इन रिच, वो जो होगा ग्रीन हाउस क्या, कार्बन डाई इन रिच इन्वायरमेंट होता है। अगर पूछा जाए ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस जो या पॉली हाउस होता है वो CO2 रिच होता है कि O2 रिच, क्योंकि कार्बन डाई रिच होता है, जिसकी वजह से क्या इल्ड जो होता है, प्लांट को CO2 के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, वो आसानी से क्या करता है CO2 को फिक्स कर लेता है। अब लास्ट आता है, ये तीसरा जो है वो आता है टेम्परेचर। तो जानते हो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, C4 ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे C4 रिस्पॉन्ड करता है, जबकि लो टेम्परेचर पे कौन करता है, लो टेम्परेचर पे तुम्हारा C3 करता है। अभी लिखे हैं हम लोग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डार्क रिएक्शन जो होता है, डार्क रिएक्शन रुबिस्को है, ये सब क्या होते हैं, टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स, तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ सेंसिटिव। तो अगर बहुत ज़्यादा भले से हाई टेम्परेचर पे C4 रह रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि जो एंजाइम्स होते हैं उसको भी तो वर्क करना है, तो इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस डिफर प्लांट सो डिपेंड अपॉन द हैबिटेड एडेप्टेड। जो हाई टॉलरेंट पे होगा उसके एंजाइम उस तरह के एक्टिव होंगे उस ऑप्टिमम कंडीशन पे, टेम्परेचर पे। ट्रॉपिकल प्लांट हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट एडेप्टेड टेम्परेट रीजन, जैसे C4 वाला कह रहा है कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो अडेप्ट किए होते हैं अपने को। अब आ जाते हैं लास्ट जो है वाटर। तो वाटर जानते हो, इन इवन दो वाटर इज द वन ऑफ द रिएक्टेंट इन लाइट रिएक्शन इफेक्ट, वाटर इज फैक्टर मोर ए प्लांट रेदर देन डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस। वाटर स्टेज का स्टोमेटल क्लोजर, जैसे वाटर की कमी हो गई नीचे से तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, तो चाहे कितना भी CO2 दे दो स्टोमेटा क्लोज है तो आएगा अंदर नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है। बिसाइड वाटर स्टेज आल्सो मेक लीव विल्ड, ये सुखा भी देता है। 10 रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जब घट जाएगा, सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रेट घट जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी घट जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, वाटर भी एक तरह का क्या है, लिमिटिंग फैक्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे पढ़ लिए फोटोसिंथेसिस। तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस क्या पढ़ा है, क्या होता है C3 प्लांट, क्या होता है C4 प्लांट, कैसे क्यों C3 को C3 कहते हैं, क्यों C4 को C4 कहते हैं, हैचन स्लैग पाथवे क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है, C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल क्या होते हैं, कैसे जो होता है, कौन कौन से फैक्टर है, क्या क्या रोल प्ले करता है, लाभ लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ये फोटोसिंथेसिस का ये लास्ट क्लास थी, ये कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो नेक्स्ट वाला जो है वो चैप्टर होगा रिस्पायरेशन इन प्लांट में, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये प्लांट फिजियोलॉजी का ही पार्ट होगा, कैसे वो प्लांट जो होता है एनर्जी रिच कंपाउंड बनाएंगी। तो एनर्जी रिच कंपाउंड का मतलब होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन जैसा ही कुछ होगा जो हम लोग अभी फोटोसिंथेसिस पढ़े में, तो वो होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो उस थीम को कल हम लोग समझेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।